समाचार की मैं शुरुआत कर रही हूं, उससे पहले चीन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आपको ये बता दें, 68 विमान चीन के इस वक्त मध्य रेखा को पार कर चुके हैं। ये जानकारी हमें मिल रही है ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। ये दावा किया गया है, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दुनिया को बताया है कि वो जो मध्य रेखा है उसे क्रॉस कर लिया गया है और क्रॉस करने वाले 68 विमान हैं चीन के। चीन लगातार अमेरिका की तीसरी सबसे शक्तिशाली महिला के ताइवान के दौरे से परेशान है, बौखलाया हुआ है और ऐसे में लगातार वो ताइवान के आसपास युद्ध अभ्यास कर रहा है। और अब खबर यह है कि जो मध्य रेखा है उसे पार कर दिया है चीन के 68 विमानों ने। नजर हमारी इस पर बनी रहेगी, लेकिन आज सुबह से जो कुछ इस वक्त नजर आ रहा है उस पर हुंकार भरनी जरूरी है। 2014 के बाद क्या देश में लोकतंत्र आया या चला गया? हम भले ही ये सवाल आज की तारीख में उठा रहे हों, लेकिन राहुल गांधी की माने तो वाकई देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। देश में लोकतंत्र अब सिर्फ यादों में रह गया है। लोकतंत्र से लेकर हिटलर तक राहुल ने आज सब कुछ कह डाला। पहले आप सुनिए और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। तो डरता है वो, धमकाता है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशन उसके हाथ में थे। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कानून मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद जी बीजेपी के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने सुना अभी राहुल गांधी के बयान को और सुबह से आप लगातार मीडिया के सामने भी हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिटलर है नरेंद्र मोदी। वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र पूरी तरीके से ध्वस्त कर लिया आप लोगों ने। पहले ये बताइए रूबिका जी, नमस्कार। नमस्ते सर। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है? क्या कांग्रेस पार्टी में राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी के अलावा कोई नेता बन सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी इंटरनल चुनाव करती है क्या? तो किसको ये बात कही जा रही है? और हिटलर वर्ग की बात तो बहुत पहले कही जाती थी। ये बहुत ही शर्मनाक, बेबुनियाद है। इनकी सही मंशा दिखाई पड़ गई। मुझे भी ये संस्थाएं दे दो, मैं भी जीत के दिखा दूंगा। क्या मतलब भारत के लोगों का आप अपमान कर रहे हैं? 19 में आपने प्रचार किया था ना लोकसभा में, आपसे चर्चा भी कई बार हुई थी। क्या कहा था ना, चौकीदार, कितनी हल्की गंदी बातें कही थी। देश ने कस के हरा दिया। अभी बहन जी गई उत्तर प्रदेश में, लड़कियों लड़ सकती हो, वहां हार गई। तो अगर देश की जनता आपको वोट नहीं देती तो आप लोकतंत्र को ब्लेम कर रहे हैं। अगर आपके भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पर कोर्ट उसको क्वाश नहीं करता है तो आप एक प्रकार से परोक्ष रूप से न्यायपालिका पर भी कीचड़ उछाल रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं और ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन रविशंकर प्रसाद साहब वो ये कह रहे हैं कि हम तो महंगाई पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सरकार का डटकर सामना कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। आप लोग डर गए हैं इसीलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये बताइए, ये केस तो नेशनल हेराल्ड वाला हमारी सरकार के आने के पहले का है। एब्सोल्युटली। हम इन्हें कहा था क्या 5 लाख रुपया लगा कर करके 5,000 की संपत्ति, करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लो नेशनल हेराल्ड की। आपको याद होगा, बहुत चर्चा हुई है कि 90 करोड़ रुपया लोन को देने के एवज में पूरा शेयर एसोसिएशन जर्नल का राहुल गांधी 36%, सोनिया जी 36%, बाकी लोगों को यंग इंडिया में दे दिया गया। और उसका कांग्रेस पार्टी ने उस लोन को माफ कर दिया। तो पूरी संपत्ति, पूरी ओनरशिप उनके हाथ में आ गई। इनके खिलाफ 420 धोखाधड़ी का आरोप है। इनके खिलाफ 120B षड्यंत्र का आरोप है। हाई कोर्ट गए, क्वाश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट गए, क्वाश नहीं हुआ। इनकम टैक्स ने जबरदस्त कार्रवाई की, टैक्स लगाया। तो अगर आपको कानून से राहत नहीं मिलती है तो यही तो मैं कह रहा हूं, जो मैंने कहा, मुझे रिपीट करने की अनुमति दीजिए
कि महंगाई बहाना है, सही में ईडी को डराना धमकाना और परिवार को बचाना है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, भ्रष्टाचार हम नहीं करते और इनके खिलाफ जांच होगी, ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये काले कपड़े पहनकर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, महंगाई के लिए जो टंकियां हैं, वो गैस के सिलेंडर बाहर लाए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है और आपके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, आपको जगाने की पूरी कोशिश की जा रही है पर आप लोग नहीं जाग रहे हैं। मेरा रूबिका जी बहुत विनम्रता से जवाब ये है, हम जागे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले संसद में बहस हुई ना, कांग्रेस के लोगों ने कितने कैसे बौछार सत्ता पक्ष पर दिए और मोदी जी पर आपने देखा है ना, आपने दिखाया भी है। राहुल गांधी ने क्या कहा, हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। उस पूरी बहस में राहुल गांधी न बोले न उपस्थित रहे। यह है राहुल गांधी, कब विदेश चले जाएंगे पता नहीं है। तो बहस होती है, चर्चा होती है। हमने कहा किस तरह से देश की स्थिति कोरोना के कारण हुई, हमने संभाला, 200 करोड़ को टीके लगाए, 80 करोड़ को खाना खिलाया। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की कई रिपोर्ट कहती है बहुत ही मजबूत है। ठीक कर रहे हैं, आगे भी ठीक करेंगे। हमने कितनी बार ड्यूटी हटाई, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे सब्सिडी दिया कि नहीं दिया, आप मुझे बताइए आप। तो राहुल गांधी को ये सब दिखता नहीं है। चर्चा का जवाब वित्त मंत्री देती हैं, वो सुनते नहीं है और कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो इस स्वांग का हम क्या कर सकते हैं। हाँ, आपको एक कहावत है ना कि हम जागे सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन कोई जाग कर सोने का स्वांग करता है, उसके बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आज 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा दिन है, 370 खत्म हुआ। अब उस दिन आप संघ ऐसे संगठन पर इतना आरोप लगा रहे हैं बेबुनियाद। चलिए अपनी जगह पर है। आप ये भी कह रहे हैं संस्थाएं हमें दे दो, तो चुनाव आयोग आपको भाता नहीं, कोर्ट आपको भाता नहीं। अब तो आज तो आप लोग पर भी उन्होंने हमला कर दिया कि आप लोग भी दबाव में काम करते हैं। राहुल गांधी जी भूल गए इमरजेंसी, संपादक बंद हुए थे, जजेस सुपरसीड हुए थे। आपकी दादी जी ने कैबिनेट जुडिशरी की बात की थी, कितनी सरकारों को, बीजेपी को डिसमिस किया इन लोगों ने। तब ये सब इनको कौन सिखाया अतीत का, छोड़ दीजिए। लेकिन फिर कहूंगा जो मैंने सुबह कहा, अगर जनता उनको वोट नहीं देती तो उसका गुस्सा हम पर क्यों निकालते हैं, लोकतंत्र को क्यों बदनाम करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। रविशंकर प्रसाद साहब, सीधे तौर पर कड़े सवाल राहुल गांधी से करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। पूर्व कानून मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। रविशंकर प्रसाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, तो सीधे तौर पर सवाल ये पूछ लिया है कि आपको तो हमने चर्चा के लिए बुलाया था, आप ही चर्चा में आने से कतरा रहे थे। चर्चा जब हो रही थी तो आप चले गए और अब 2 खास मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। फेस ऑफ है ये, सुधांशु त्रिवेदी सांसद बीजेपी के इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभय दुबे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब जब हम लौटेंगे तो ये दोनों आज आमने सामने होंगे, जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और जो बीजेपी का पलटवार हो रहा है, आज इसी पे हुंकार। हिटलर पॉलिटिक्स के पीछे क्या है, हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी और अभय दुबे जी। अभय दुबे जी, आप सुन रहे थे, पूर्व कानून मंत्री कह रहे थे आप लोग भागते हैं, लेकिन अभी मैदान में इसलिए उतरे हैं क्योंकि आपको डर सता रहा है कि जल्दी ईडी किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन ले लेगी और इसीलिए महंगाई बहाना है। हाँ रूबिका जी नमस्कार। देखिए, ईडी तो बहाना है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को अपनी नाकामियां छुपाना है। क्या ये सही नहीं है कि अभी 12 जुलाई को जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने सीपीआई पर रिपोर्ट जारी की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें ऑयल एंड फैट्स का इन्फ्लेशन, महंगाई 9.36% है, वेजिटेबल की 17.32% है, स्पाइसेस की, मसाले की जो घर में हम प्रयुक्त करते हैं उसकी 11.4% है, कपड़ों की 9.19% है, फुटवेयर की 11% है, फ्यूल एंड लाइट्स की 10.39% है। जीना मुहाल कर दिया है। अगर मैं भगवान शंकर की आराधना करना चाहता हूं सावन सोमवार में, तो निर्मला सीतारमन जी ने बर्बरता और निर्ममता पूर्वक दही पर, दूध पर भी टैक्स लगा दिया।
आम आजीविका को दूभर कर दिया। मैं अगर पर्यटन के लिए जैसे तैसे पैसे बचाकर होटल में जाता हूं तो 1,000 रुपए की होटल पर भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया। बच्चों के पढ़ने की सामग्रियों पर जीएसटी लगा दिया। अरे चैन से जीने नहीं देते, मरता है आदमी तो भी स्मशान घाट पर जीएसटी। कैसी सरकार है ये? मैं तो हतप्रभ हूं। और इतना काला, कपटी, क्रूर और कायराना महंगाई का प्रहार किया, और आप कह रहे हैं ईडी के कारण। आप भूल गई, आपकी समाचार को उठाकर देखिए 8 मार्च 2021 आपने कहा कि सदन में हंगामा, महंगाई के कारण सदन स्थगित। उसके बाद आप देखिए 7 से 17 जुलाई आपने रिपोर्ट किया आपके चैनल ने 2021 में कि राष्ट्रव्यापी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। आप उठाकर देखिए दिसंबर 2021 की आपकी रिपोर्ट को। आपने कहा कि व्यापक रूप से एक राष्ट्रीय महामहंगाई के खिलाफ आंदोलन कांग्रेस पार्टी का जयपुर में किया जाएगा। और अभी अगस्त माह में 2022 में हम लोगों ने जब महंगाई के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई तो आप कहती है कि ईडी के डर से। और कौन सा ईडी का डर? वो ईडी जिसने 1 मई 2015 को हिमांशु लाल जो ईडी के एडिशनल डायरेक्टर थे, उन्होंने रेवेन्यू से एक मिनट पूरा हो, बस ये बात पूरी हो जाने दीजिए। उन्होंने क्लोजर फाइल, उन्होंने रेवेन्यू सेक्रेटरी को लिखा कि पीएमएलए का कोई प्रकरण बनता ही नहीं है। विधि विभाग से अभिमत लेकर के उनके डायरेक्टर कचोट ने कहा कि इस पे पीएमएलए का कोई केस नहीं बनता है। इलेक्शन कमीशन ने क्लोजर फाइल किया, इन्होंने कहा मान्यता समाप्त कर दीजिए कांग्रेस पार्टी की। उन्होंने कहा कोई अपराध नहीं, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन 1952 में। और बड़ा खुलासा मैं करूंगा आज की ट्रायल कोर्ट में क्या चल रहा है उस पर जब आप खुलासा कीजिएगा। लेकिन दुनिया के 63 देशों में इस वक्त महंगाई दर 10% से ज्यादा है। अमेरिका में इस वक्त 8.6% है, जर्मनी में 7.9% है, ब्राजील में लगभग 12% महंगाई बढ़ गई है। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और दुनिया जानती है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगी कि आपको महंगाई के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए, ये जरूरी भी है। भाई जब तक महंगाई काबू में नहीं होगी तब तक आप चैन से नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये आज की तारीख में जो आपको याद आ रहा है, इस पर थोड़ा शक होता है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। और आखिर में भी जो वो बातें कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में पीएमएलए वाला कोई मसला बनता ही नहीं है, आप जबरदस्ती धमकाने और डराने के लिए ईडी का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, महंगाई और ईडी का विषय दोनों पे जवाब देते हैं। आज की डेट में अगस्त के आंकड़ों के अनुसार भारत में महंगाई की दर 7.01% है। 63 देशों में 2.5 अंक है, वो तो अलग है। अरे आपने जो आंकड़ा बताया, राहुल गांधी जी की ननिहाल में 8.9% है। जिस धरती से बैठकर राहुल गांधी जी ने अभी 1 महीना पहले महंगाई का प्रवचन दिया था, इंग्लैंड, वहां 9.4% है। अमेरिका में हालत यह है महंगाई की कि पहली बार अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स खोला है। और मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिए 23 नवंबर 2021 व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज, जिसमें लिखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोलने की परमिशन दी है इन ऑर्डर टू कर्टेल इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद एनर्जी डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज देखिए 26 जुलाई 2022, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोलने के बाद भी कुल मिलाकर दामों में कमी केवल 40 सेंट पर गैलन की आई है। अब बताइए, इधर श्रीलंका में 54% है, वो मोदी जी की वजह से हो गई है ना। जो पाकिस्तान में वो भी मोदी जी की वजह से हो गई है। जर्मनी में जो है वो मोदी जी की वजह से हो गई। अरे साहब, हकीकत ये है कि दुनिया में आप समझिए हमारी हालत ये है कि समुद्र में हम जहाज चला रहे हैं, उसमें सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलट गए हैं। चाइना में, जहां से इनका बड़ा आत्मीय लगाव माना जाता, हर बात चाइना की लेके कोट करने लगते हैं, तो चाइना के 3000 से अधिक बैंकों के बारे में यह समाचार आया है कि वो डिफॉल्टर हो गए। और हुनान प्रोविंस में तो स्थिति यह है कि बैंक के बाहर टैंक लगा दिए गए, मीडिया में बाकायदा फोटोएं आई हैं। मगर वो सब कुछ नहीं है साहब। अगल बगल के जहाज पलट गए तो क्या हुआ? हमारे जहाज का कैप्टन चाहे कितना बेहतर चला रहा हो, वो हिचकोले क्यों लग रहे हैं? तो हमें तो कैप्टन को दोष देना है। इसलिए मैं चलिए, वो तो बाहर का हुआ, आप देश के अंदर आइए। 7.01% तो राष्ट्रीय महंगाई की दर है। और जिन राज्यों की महंगाई की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, उसमें तेलंगाना 9.45%, आंध्र प्रदेश 8.5%, पश्चिम बंगाल 8.27%, राजस्थान 7.4%। अब बताइए साहब, यहां भी महंगाई आपकी ज्यादा, उसके बावजूद, जबकि फैक्ट यह है कि गैर भाजपा शासित राज्यों ने पेट्रोलियम में कोई छूट नहीं दी है। केंद्र सरकार ने 6 महीने में 2 बार पेट्रोलियम में टैक्स की छूट दी है और भाजपा शासित राज्यों ने भी दी है। उसके बावजूद फिर आइए आप साहब, एक बात और मैं फंडामेंटल कर दूं, देखिए आंकड़ों पर तो बात चलती रहेगी
और मैं दर्शकों से कहूंगा बेहतर है कि जो बातें हम बोले या दुबे जी बोले, दोनों जाके चेक कर ले। आज के जमाने में फैक्ट को चेक करना, खासकर आंकड़ों से रिलेटेड, कोई बहुत मुश्किल बात, मैं रोक रही हूं आपको इसलिए, मगर मैं सैद्धांतिक बात, मैं एक सेकंड मैं आपको माफी के साथ आप दोनों को रोक रही हूं, इसलिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरती से आपने आप दोनों ने अपना पहला सेगमेंट जो है वो पार कर लिया है कि महंगाई पर चर्चा हो गई है। इस पर और बहस हो सकती है, लेकिन आज तो मुद्दा लोकतंत्र पर मजाक का भी आया। आज मुद्दा कांग्रेस ने ये कहा कि हिटलर जो है वो भी चुनाव जीता करता था। अभय दुबे जी हमारे साथ हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, इंस्टीट्यूशन मुझे दे दो, फिर मैं बताता हूँ जीत के। ये सारे इंस्टीट्यूशन तो 2014 में भी आपके पास ही थे ना, फिर आप कैसे नहीं जीत पाए? 2014 में मोदी जी के पास थे ये सारी चीजें। रूबिका जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और नाजीवाद का व्यवहार एक जैसा है, ये राहुल गांधी जी ने आज रेखांकित करने की कोशिश की। समग्र अधिकारवादी भारतीय जनता पार्टी, अधिनायकवादी भारतीय जनता पार्टी, साम्राज्यवादी भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र विरोधी भारतीय जनता पार्टी, यही तो नाजीवाद को रेखांकित करता है। हिटलर भी जब सत्ता में आया तो उसने जर्मनी के लोगों को कहा कि चुटकियों में मैं आपकी सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। उसको पता था कि वो झूठ बोल रहा है। जब सत्ता पर काबिज हो गया तो उसने उग्र राष्ट्रवाद का स्वरूप अपना लिया। उसने देश की जनता को कहा कि राष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा त्याग करो, राष्ट्र आपकी प्राथमिकता में है, आप चाहे भूखे मर जाओ मगर राष्ट्रवादी होकर रहना। यही तो भारतीय जनता पार्टी आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रही है। राहुल गांधी जी ने कुछ गलत नहीं किया। आप उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जब केंद्र में आई, उसके बाद एक के बाद एक राज्य दर राज्य, चाहे वो गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो, जहां बहुमत नहीं था वहां पर भी सत्ता में काबिज हो गए। उत्तराखंड में तो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। मेरे सवाल का वो जवाब नहीं, एक सेकंड मैं दोहरा रही हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जब एक बार हाथ में आ जाते हैं तो चुनाव जीतना आसान हो जाता है। मुझे दो इंस्टीट्यूशन और मैं बताता हूं जीत किसे कहते हैं, जीतना किसे कहते हैं। प्रधानमंत्री जब मोदी बने थे उससे पहले कहां उनके हाथ में कोई इंस्टीट्यूशन था? ईडी कब थी उनके हाथ में? सीबीआई कब थी? वो तो सब आपके हाथ में थी। फिर क्यों चुनाव आप नहीं जीत पाए 2014 में? इसका जवाब दीजिए ना मुझे। मेरे सवाल का जवाब तो आप ही ने दे दिया। अगर हमारा व्यवहार नाजीवादियों की तरह होता तो क्या ये सत्ता में आ पाते? हम तो प्रजातंत्रवादी थे, इसीलिए तो सत्ता का परिवर्तन हुआ। आप ही ने खुद ने जवाब दिया। मुझे बात करने दीजिए, मैं फिर तो ये मानते हैं ना आप कि देखिए, लोकतंत्र ने फैसला किया था कि आपको सत्ता से बाहर फेंकना है, लेकिन दूसरी बार जब ये लोकतंत्र फैसला करता है तो ये नाजीवादी लोकतंत्र हो जाता है। देखिए रूबिका जी, एक अवधारणा देश के लोगों के मन में ये रख दी गई कि ये सत्ता, अगर विपक्षी दल सरकार में आ भी जाएंगे तो उनकी सत्ता को हम उखाड़ कर फेंक देंगे अनैतिक तरीके से, संस्थाओं का दुरुपयोग करके। आप जाइए ना, वेस्ट बंगाल के चुनाव से क्या प्रारंभ किया था इन्होंने कहा भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। मुकुल रॉय को गले लगाया, सीबीआई के सारे दाग इन्होंने धो दिए। इन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी ये तो शीर्ष से पोर पोर तक भ्रष्टाचारी, ये किताब भी निकाली, अपने दल में शामिल कर लिया, सारे पाप धो दिए। लुइस बर्जर का केस, हेमंत बिस्वा शर्मा का, इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस ने रिपोर्ट दिए और ये भीषणतम भ्रष्टाचार में एक बुकलेट निकाल करके वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बोले शारदा नारदा के 20 लाख रुपए पर मंथ अकाउंट में आ रहे हैं। आज सारे पाप धो देते हैं। तो प्रतिपक्षियों के खिलाफ आप मनगढ़ंत तरीके से नाम गिनाए हैं, ईडी इन पर क्यों नहीं मेहरबान? देखिए, अभी जो इन्होंने लंबा वक्तव्य दिया, मैं इनका बिल्कुल बिंदुवार उत्तर देता हूं। वास्तविकता यह रूबिका जी, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर जो राजतंत्र की सत्ता चल रही थी वो उत्तर से दक्षिण तक खतरे में आ गई है। सिर्फ गांधी परिवार अपनी जागीर नहीं बचा पाई। अमेठी में राहुल गांधी हार गए। ये 1977 के बाद पहली बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव हारा। फिर चाहे महबूबा मुफ्ती हारी हो उत्तर में, या दक्षिण में तेलंगाना के सीएम की बेटी चुनाव हारी हो, या देवेगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे हो, पूरी तरह देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव जी के परिवार के लोग हारे हों, या लालू प्रसाद यादव जी के, या जयंत चौधरी जी, या हुड्डा जी। मान्यवर, ये राजतंत्र को अब लोकतंत्र स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पीड़ा यह है लोकतांत्रिक राजवंश के राजकुमार की, यह समस्या है। अब रही बात इनको इंस्टीट्यूशंस की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं रूबिका जी देश के सामने बताना चाहता हूं, वाकई जब तक इंस्टीट्यूशन इनके पास थे, निर्बाध सत्ता 40 साल चली। जो जो इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक होते चले गए, आप उठा के देख लीजिए। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होते रहे,
बूथ कैप्चरिंग होते रही, कांग्रेस की सत्ता। जैसे ईवीएम आई, कांग्रेस की सत्ता खड़खड़ाने लगी। जब तक इलेक्शन कमीशन टीएन सेशन से पहले केवल मिट्टी के माधव बनकर बैठा रहता था, कांग्रेस की सत्ता। 91 के ही चुनाव में हम 120 सीटें प्राप्त करके आए। जब सीसीटीवी लग गए हर पोलिंग बूथ पे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ सीसीटीवी भी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था, हमारी सत्ता आने लगी। जब एक ही मीडिया था, जो सरकार चाहती थी वही बोलता था, तो इनकी सत्ता थी। जैसे ही मीडिया ओपन हो गया, हमारी सत्ता होने लगी। कभी टीवी डिबेटें होती थी क्या? 25 साल पहले डिबेट होनी शुरू हुई, वहां से हमारी सत्ता आने लगी। जो इंस्टीट्यूशन, अब सोचिए, जब तक जजों की नियुक्ति सरकार करती थी, इनकी सत्ता रही, और जब जजों की नियुक्ति का अधिकार कोलेजियम के पास चला गया, सरकार का दखल खत्म हो गया, इनकी सत्ता जानी शुरू हो गई। अब हिटलर पे जवाब देता हूं, सिर्फ 2 फैक्ट बताता हूं दर्शकों को। एक, 1934 में नाजियों की एक अधिवेशन में नाजियों की एक बड़ी फेमस फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल, उसका मंचन कराया गया। उसके बाद एडोल्फ हिटलर के राइट हैंड मैन रूडोल्फ हेस ने वहां खड़े होकर नारा लगवाया, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक यही नारा 1975 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और यह कांग्रेस की सामान्य नेता का बयान नहीं था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान था, और आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो आज तक कांग्रेस का बयान है। दूसरा उदाहरण, 26 अप्रैल 1942 को हिटलर ने रीच टैग में, यानी जो आज हमारे यहां जैसे संसद है वहां रीच टैग थी, उसमें संबोधित करते हुए कहा कि अगर जजेस हमारी स्थिति को नहीं समझेंगे कि इस समय देश की जरूरत क्या है, तो मैं जजों के चयन में हस्तक्षेप करूंगा और जजों को हमारी बात माननी पड़ेगी। याद करिए 1973 में जस्टिस एएन रे को 3 जजों को सुपरसीड करके इंदिरा गांधी जी ने चीफ जस्टिस बनाया और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जैसे ही न्यायालय का निर्णय उनके खिलाफ आया। अब बताइए, हिटलर की प्रवृत्ति पूरी की पूरी दोनों जगहों पे किसमें दिखती थी, वहां और यहां। और एक और बात बड़ी अच्छी कही राहुल गांधी जी ने, हिटलर आया था गरीबी का वादा करके, बिल्कुल गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था इंदिरा जी ने? 1971 में दिया था ना। और बस सत्ता आई एब्सोल्यूट, उसके बाद लगा दी इमरजेंसी। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी शायद अपने अनुभूत प्रयोग बोल रहे थे, और ये उनकी पीड़ा थी कि अब ना राजतंत्र का लोकतंत्र पर प्रभाव रह गया और ना इंस्टीट्यूशंस उनके हाथ में रह गए, और अब तो स्थिति हो गई हर आदमी के हाथ में मोबाइल हो गया, अब सच से मुंह छुपाना बहुत मुश्किल हो गया। इस कारण से उनके लिए यह समस्या उत्पन्न हो गई। अभय जी, सुधांशु जी जो कह रहे हैं कि मेरे गिरेबान पर हाथ मत डालो, हम राजा आदमी हैं, हम पर अगर हाथ डाला तो हम पूरे के पूरे देश को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे, चलने वाली संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर देंगे, और ये होता हुआ दिख रहा है अभी। रूबिका जी, अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, मुझ पे इल्जाम लगाने वालों। अरे इंदिरा जी के खिलाफ उन्हीं की सत्ता के रहते हुए न्यायालय का फैसला आया, जिसको हमने शिरोधार्य किया था सुधांशु त्रिवेदी जी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश जो अभिभावक है देश के, वो सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र को बचा लीजिए, देश की जनता के साथ आह्वान किया। यही तो संकेत मिलना प्रारंभ हो गए थे। मोदी सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में कैसे संस्थानों पर एक के बाद एक अधिग्रहण करके प्रतिपक्षियों को निशाना बनाया जा रहा है, यह हमने नहीं कहा, लेकिन आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको बात करनी चाहिए। इतिहास से प्रतिशोध मत लीजिए, प्रजातंत्र इतिहास से सीख कर आज यहां तक पहुंचा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्ममता और निर्दयता पूर्वक किस प्रकार नोटबंदी का काला कानून हिंदुस्तान पर थोप दिया। रातों रात प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा 500 और 1000 के नोट बंद। उसका परिणाम क्या हुआ जानते हैं आप जो अभी कह रहे थे महंगाई, जो आप कह रहे थे कि इस महामारी की विभीषिका की वजह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई, नहीं तो एक बार आरबीआई की रिपोर्ट पढ़िए, मिंट स्ट्रीट मेमो। उसने कहा कि इस एमएसएमई को तबाह करने में नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी को लागू करने का काम था जो आपने किया इस कोविड की महामारी के विभीषिका के पहले। आप जानते हैं जो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन सर्वे था एनएसएसओ का, उसने यह बताया था कि 70 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ कि 580 रुपए रूरल कंजम्पशन रह गया, जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था। 8 क्वार्टर तक लगातार ग्रोथ रेट हिंदुस्तान की नीचे चली गई थी। किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई प्रतिदिन। यह कब की रिपोर्ट है? यह इस कोविड की महामारी के पहले की रिपोर्ट है। आप उठाकर देखिए, 60 लाख एमएसएमई परमानेंट रूप से बंद हो गए। स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स इस कोविड की महामारी के पहले वो चेताती थी कि आपने चाइना से जो इंपोर्ट लगातार
बार बढ़ाया और आज भी इस महामारी के बावजूद $100 बिलियन का आपने चाइना से इंपोर्ट करके पूरी बैकबोन को तबाह कर दिया। यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। तो किस प्रकार आपने एक एक करके हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को नेस्तनाबूद किया। 84% लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार हिंदुस्तान में आपने खत्म कर दिए। और क्या हुआ? अगर यह महामारी की विभीषिका थी तो 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए अर्जित कर लिए। यही तबाही का हिंदुस्तान की कारण है। जानते हैं आप, अगर ये पैसा किसानों को मिल जाता, ये पैसा आम नागरिकों तक जाता, न्यायपूर्ण तरीके से अगर आप वितरण करते संसाधनों का, तो आर्थिक हालात ये नहीं होते। आपको आज विदेश की महंगाई तो कुरूप लग रही है और अपनी महंगाई डायन अप्सरा सी नजर आती है। कहते हैं कि देखिए हमारे यहां कितनी अच्छी महंगाई है, विदेशों से तुलना मत कीजिए। आप इस बात का जवाब दीजिए जो प्रधानमंत्री ने कहा था। उन्होंने 2 उदाहरण दिए थे, मुझे आज तक याद है। रैली में भाषण देकर उन्होंने कहा कि जो खाने का तेल हम विदेशों से मंगाते हैं उसका इंडिजीनियस प्रोडक्शन करूंगा और ऑयल सीड्स इतने पैदा करूंगा कि हमारे यहां आत्मनिर्भर हो जाए। हां, तो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ, 28 मिलियन टन से 37 मिलियन टन हो गया। लेकिन कुछ धन्ना सेठों के कारण जो ऑयल का इंपोर्ट है वो 13 मिलियन टन से आपने बढ़ाकर 15 मिलियन टन कर दिया। और क्या हुआ? क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 53 लाख मिलियन टन आपकी सत्ता की सरपरस्ती में कम हुआ, इसलिए हमारे इंपोर्ट बढ़ गए। आपने कहा हम डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़े तो हम लोगों को ट्रांसफर कर देंगे। 27 लाख करोड़ रुपए तब तक आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये जितने भी आप आंकड़ों के लिहाज से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को इन सारी चीजों का जवाब देना चाहिए और क्यों ना देना जरूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अब हमें इतिहास में नहीं जाना चाहिए, पर आज तो इतिहास की याद राहुल गांधी ने ही दिलाई ना। वही कह रहे थे ना कि अब ये अब मेमोरी में रह गया है लोकतंत्र। और सुधांशु जी अभी क्या याद दिला रहे थे? वो मेमोरी जिसमें लोकतंत्र दिखाई कम दे रहा था। सबने अपने अपने हिसाब से फिर तो लोकतंत्र को इस्तेमाल किया। अभय जी देखिए, नहीं, रूबिका जी, राहुल गांधी जी ने तो इतिहास की सीख की बात करके वर्तमान की बात की है कि वर्तमान की परिस्थितियां। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम बात कर रहे हैं ना बड़ी इन्फ्लेशन पर। अभी निर्मला सीतारमण जी ने खूब भाषण दिए लोकसभा में। पूछिए ना उनसे, जयंत वर्मा कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, आरबीआई के। वो कह रहे हैं कि मैं अप्रैल माह से कह रहा हूं, डिसेंट नोट दे रहा हूं कि आप एक्मोडेटिव स्टैंड मत लीजिए। आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे थे? 2-3 सांसदों के अलावा किसी ने बात नहीं की, आप लोग वॉकआउट कर गए। जनता का मुद्दा आप ही उठाएंगे ना, महंगाई पर आप लोग क्यों वॉकआउट कर गए? क्यों सवाल आपने नहीं पूछा? रूबिका जी क्या बात करती हैं आप? कभी किसी राष्ट्र की वित्त मंत्री ने महंगाई का महिमा मंडन किया? ऐसा महिमा मंडन? मैंने तो सैद्धांतिक बातें की, मैंने तो सच बताया आपको। आप मुझे बताइए, क्या इन्होंने झूठ परोसा? इन्होंने जो जीएसटी लगाया और कहा कि ये तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, नहीं, आम सहमति शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। और फिटमेंट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वहीं से हमने विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। बोलिए ना, वर्चुअल मीटिंग थी वो, तो कोई प्रत्यक्ष मीटिंग थी? वो वर्चुअल मीटिंग के रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दे निर्मला सीतारमण जी, अगर कहती है कि हमने विरोध नहीं किया। और ये जो सारे राज्यों की महंगाई है, सारे राज्यों की आर्थिक बदहाली है, उसका कारण नोटबंदी से शुरू हुआ था, जब राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। तो देश को अपने इस वक्त पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है और ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं। किसकी वजह से है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं। 2021 में दुनिया की अर्थव्यवस्था 6.1 की दर से बढ़ी थी और आज की तारीख में वो आधी हो गई है, 3.2 हो गई है। और उसका जितना खामियाजा बाकी मुल्क भुगत रहे हैं, हिंदुस्तान उसमें बहुत बेहतर है। इस बात को मान लीजिए ना। कई बार कुछ अगर बेहतर हो रहा होता है, पीठ थपथपाने में दिल छोटा मत कीजिए। आप कहिए हम मिलकर लड़ेंगे। इनफैक्ट आप आज इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी आ गए हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन फिर मैं आपसे सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। सुधांशु जी। देखिए, मैं संक्षेप में जवाब दूंगा अभय जी के इस वृहद व्याख्यान का। उन्होंने कहा इतिहास से मत जाओ। मान्यवर, ये हिटलर पे कौन ले गया? हम ले गए, आप। फिर आपने कहा विदेश पे मत जाओ। ये वो पार्टी कह रही है जिसका नेता सर्वाधिक विदेश के गमनागमन में संलग्न ऐसा रहता है कि हर चौथे महीने विदेश जाते हैं। अब बताइए, इसीलिए मैंने उदाहरण कहां का दिया? उस इंग्लैंड से जहां आपने भाषण दिया था महंगाई का, मैंने बताया वहां 9.4% है।
वहां पे जहां बताया गया था न्यू ईयर के समय कि अपनी नानी की सेवा शुश्रूषा के लिए गए, वहां मैंने बता दिया 8% है। वहां पे जहां अमेरिका गए थे तो मैंने अमेरिका का उदाहरण बता दिया, वहां सबसे बड़ी मंदी है। और आपको बता दूं, आप तो वो पार्टी है जहां के प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह जी तो IMF में बाकायदा काम करके वहां से शिक्षित और प्रशिक्षित थे। अब IMF की रिपोर्ट क्या कहती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई नहीं मानने पर, महंगाई छोटी चीज है, मंदी की संभावना है, यानी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने की संभावना है। तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका में संभावना है 38%, चाइना में संभावना है 20%, जापान और साउथ कोरिया में संभावना है 25%, यूरोपियन यूनियन में अभय जी जरा मुलाहिजा फरमाइएगा 50%, और भारत के रिसेशन में जाने की संभावना 0%। यह वो संस्थान कह रहा है जहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बाकायदा काम करके आए। अब दो में से एक बात मान लीजिए, या तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जहां से बात किए थे, जहां उन्होंने कार्य किया था वो संस्थान गलत है या आप गलत हैं, मगर वास्तविकता क्या है। और अभी बोला कभी ऐसा समय नहीं आया 70 साल में, मान्यवर आपके मुंह से निकल गया महंगाई डायन। ये बताइए, सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते, किसके जमाने में बना था? हमारे जमाने में, आपके जमाने में 2010 में कितना रेट था, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 12%, 10.5%। और याद करिए, आज कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। मैंने बात संसद में भी बोली थी, मैं बता रहा हूं रूबिका जी, 50 साल पहले दर्शकों जाके चेक कर लीजिए, 1972 रेट ऑफ ग्रोथ क्या, -0.55%, माइनस निगेटिव ग्रोथ रेट। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 26% 1973-74 में, जिस जमाने में वो गाना बना था कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। और अंत में मैं एक बात कहता हूं अभय जी, आपने ये कहा कि निर्मला सीतारमण जी ने, मैं सदन में था, उन्होंने कहा दिस आई एम पुटिंग ऑन रिकॉर्ड। आपके किसी सांसद ने विरोध किया, अरे लाइए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ना। उन्होंने कहा सबकी सहमत से हुआ था, 3 स्टेजेस पे गए, पहले सचिवों की कमेटी बनी, उसमें सारे राज्य थे, फिर मंत्रियों की, राज्यों के वित्त मंत्रियों की कमेटी बनी, उसमें सारे राज्य थे, फिर GST काउंसिल के मंत्रियों की बनी, तीनों में किसी ने कहीं कोई वो नहीं किया, सारी मीटिंगें वर्चुअल नहीं थी। और यदि वित्त मंत्री ने सदन में दिए गए बयान पे आपत्ति है तो यहां टीवी में आके मत बोलिए, जनता को पता है आपके मंत्री लाए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, नहीं तो अपनी चिट्ठी दिखा देना टीवी में आके, देखो भाई मैंने ये विरोध किया था। इसी को कहते हैं कि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते। और अभय जी मैं कह रहा हूं, छोड़िए, ये हमारी आपकी बात नहीं, ये कथनी और करनी का अंतर जो है ना, इसने पूरे राजनीतिक समुदाय को नुकसान पहुंचाया है। इसने नेताओं की विश्वसनीयता को संकट में खड़ा किया है कि अंदर लिख के कुछ और आए और बाहर कुछ और बोल रहे हैं। काले कपड़ों में आज बड़े बड़े नेता कांग्रेस के सड़कों पर नजर आए, लेकिन वो वजह क्या थी जिसके चलते सड़कों पर थे? ईडी के महंगाई। अभय दुबे जी या पूरी कांग्रेस ये कह रही है कि हम महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं, इंस्टीट्यूशंस पर जो कब्जा हो गया है बीजेपी का, उससे हम परेशान हो चुके हैं, और ये विपक्ष को डराने धमकाने की राजनीति है। लेकिन इस वक्त जो हुंकार इस बहस को देख रहे थे, आपने देखा सुधांशु त्रिवेदी ने अपनी बातें रखी, अभय दुबे ने अपनी बातें रखी। अभय जी जब आप अपनी बात रख रहे थे, आपने कहा शिवजी पर दूध नहीं चढ़ा पाते हैं क्योंकि वो महंगा हो गया है, लेकिन उसे महंगा करने में ब्रेक से पहले सुधांशु जी ने बताया कि आप लोगों की भी हामी थी, और एक लेवल पर नहीं 3 लेवल पर हामी थी, और आप आज उसी की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी कहा ना, वही फिटमेंट कमेटी होती है जो रिकमेंडेशन देती है। उस फिटमेंट कमेटी से ही विरोध प्रारंभ कर दिया था। हाउस में भी जयराम रमेश जी ने भी ये बात कही, पश्चिम बंगाल से लेकर के राजस्थान सारे लोग जो मीटिंग में थे, क्योंकि 47 जो मीटिंग थी वो वर्चुअल मीटिंग थी। मैं आज भी चुनौती देता हूं, उसके रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दीजिए। हमने तो कहा कि किसे निर्दयता और निर्ममता पूर्वक आपने ये सब प्रावधान किए। मुझे बताइए ना, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखिए आज फ्री फंड का अनाज, कितनी शर्मनाक बात है। बोला फ्री फंड का अनाज 80 करोड़ लोगों को क्या दिया, इसका विचार किया कभी? 100 रुपए महीना का अनाज नागरिकों को दिया,
किस पर बनाएगा वो? 200 रुपए के खाने के तेल में? किस पर सेकेगा वो? 1000 रुपए के गैस के सिलेंडर में? शर्म नहीं आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहते हुए? मुझे बताइए, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए कर दिया बीते 6 साल में। आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ? 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए पार कर दिया। अरे खाने का तेल जो 70 रुपए किलो था वो 200 रुपए पार है। दाल जो 23 मिलियन टन की आवश्यकता है, 23 और 24 मिलियन टन का प्रोडक्शन है, फिर किन धन्ना सेठों के व्यापार की वजह से 200 रुपए पार दाल हो गई? आदमी आजीविका को अपनी कैसे जिएगा, ये बताइए मुझे आप। और आपने कहा बड़े बड़े विदेशों के उदाहरण दिए, वहां की पर कैपिटा इनकम और हमारी पर कैपिटा। रूबिका जी एक मिनट, उनका सुनिए ना, अब अंतर तो देखिए आप। विश्व के किसी राष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ कि वहां के 125 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए एक साल में कमा लिए हो। हमारे यहां कैसे हो गया? 84 करोड़ लोगों की इनकम। और ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी, अरे आपका खुद का इकोनॉमिक सर्वे 2016 का मोदी सरकार आई थी, उठाकर देखिए। उन्होंने कहा कि जो आजादी के समय 70% गरीबी थी, हमारे कार्यकाल में वो 20% तक रह गई कांग्रेस के। हमने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया। एक आम आदमी पूछ रहा है, सुधांशु जी इनका जवाब दे दीजिए कि आप गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया, अनाज दे रहे हैं, तेल महंगा कर दिया, पकाएगा क्या, खाएगा क्या? देखिए, बोलते बोलते क्या बोल जाते हैं, जबकि ये प्रबुद्ध व्यक्ति है। अरे भाई, हम जब अनाज दे रहे थे तो उसमें आप कह रहे हैं 100 रुपए का अनाज दे रहे हैं। आने मान्यवर उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए, 1 किलो तेल भी दे रहे थे भाई। और एक तरफ आप कह रहे 300 रुपए किलो का तेल है और 100 रुपए में वो आ गया। ऐसी गजब की बात। और कहते हैं 400 रुपए का महंगाई का सिलेंडर था। मैं सारे दर्शकों से जाके कहता हूं, चेक करिए, आज सिलेंडर 1053 रुपए का है। और जनवरी 2014 हमारी सरकार आने से पहले 1241 रुपए का सिलेंडर था। 1241 रुपए का ओपन मार्केट में सिलेंडर गलत, बिल्कुल गलत। और ये जिस सिलेंडर की बात कर रहे बिल्कुल हैं, गलत सब्सिडी का तथ्य था, जो अक्टूबर 2014 में खत्म। अक्टूबर 2014 वो सब्सिडी का सिलेंडर था, ओपन मार्केट में 1241 का था। हमारी बात तो मत मानिए, को मत मानिए, कोई जाके चेक कर सकता है। वित्त मंत्री जी भी यह बात बोल चुकी हैं। मगर रूबिका जी, उससे ज्यादा बड़ी मुझे बात याद आई आज देखकर, जो दृश्य मैंने देखा। अरे तिरंगे से अदावत समझ में आती है, ये काला रंग क्यों ओढ़ लिया? ये काला रंग ओढ़ के सोचते हैं कि अपने काले कारनामे छुपा ले जाएंगे। अरे हम तो भगवा रंग से प्यार करते हैं, वो तो तिरंगे के 3 रंगों में से एक है। ये काला रंग कौन से झंडे में है? मैं दर्शकों से कहता हूं, काला तो आईएसआईएस का झंडा था। आईएसआईएस के झंडे में काला रंग है। उससे तो बड़ी हर कांग्रेस का नेता काला पहन के आ रहा है। भाई वाह, भाई वाह। अबू बकर अल बगदादी भी काला ही पहन के आता है बाहर। और भगवा के लिए भगवा आतंकवाद, भगवा टेरर, भगवा करण, किताबों का भगवा वो। तो मुझे ये तिरंगे से अदावत समझ में आती थी, पर ये आईएसआईएस के झंडे का कलर काहे ओढ़ लिया मेरे ऊपर, अपने ऊपर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और कांग्रेस सोचे कि ये काला रंग दिखाकर अपने काले कारनामों से बचा लेगी, तो वो अब इतना आसान नहीं है अभय दुबे जी। और अगर आपने चेक कर लिया हो तो, नहीं तो दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लें। जनवरी 2014 में 1241 रुपए का गैस का सिलेंडर था। आज फिर भी इस प्रचंड महंगाई में देश भर में, दुनिया भर में समस्या के बावजूद 1053 रुपए। सुधांशु जी, अभय जी, आप 30 सेकंड में रिप्लाई दें उससे पहले। सुधांशु जी, काला रंग तो आप जब भी अदावत करते हैं, जब भी आप विरोध कर रहे होते हैं, तो काली पट्टी बांधते ही हैं, काले कपड़े पहनते ही हैं, पर आप तो इसको 10 लेवल ऊपर लेकर चले गए। काली पट्टी बांधी जाती अगर पूरा काला रंग धारण कर लें, तो मैंने तो सिर्फ एक फैक्ट रखा, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं। काला रंग कौन से झंडे में है बताइए? पूरा काला कपड़ा मतलब काला रंग किसके झंडे में? किसी देश के बहुत गुस्से में है सुधांशु जी, अभय जी बहुत गुस्से में है। हाँ, कांग्रेस बहुत गुस्से में। अच्छा रूबिका जी, पूरे काले कपड़े कौन पहनता है? पूरे काले कपड़े पहने कौन दिखता है? सिर्फ अबू बकर अल बगदादी। नहीं, अभी तो सुधांशु जी, अभी तो वैसे भी मुहर्रम चल रहे हैं, और हमारे जो शिया भाई हैं और शिया बहनें हैं, वो काले ही रंग में नजर आती है। ये बस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जरूर है, पर मैं आपको बस याद दिला रही हूँ। अभय जी, ये भी अच्छी बात है। देखिए, इनके लिए मुहर्रम ही है ना, इनके लिए मुहर्रम है, देखिए चूंकि इनकी सत्ता चली गई है। अभय जी, रूबिका जी कहते हैं ना, जब एक उंगली किसी पर उठाएं तो 3 उंगली आपकी तरफ होती है। सुधांशु भाई, 80% काली जैकेट तो आपने भी पहन रखी है, शो में हम देख रहे हैं, तो आप अबू बकर के अनुयायी तो मैं आपको नहीं कह सकता। आपने जहां तक सच्चाई की बात की, तो पूरे देश से मैं आग्रह करता हूं,
आप उठाकर देखिएगा, गूगल करिएगा, नहीं तो मैं प्रमाण भेज दूंगा। हम जो सिलेंडर गैस का देते थे वो 12 सिलेंडर सब्सिडाइज्ड होते थे व्यापक रूप से समूचे देश के लिए। 1,40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते थे। एक बार हमने प्रावधान करने की कोशिश की कि 12 से 9 कर दें, तब काले कपड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। हमारी सुषमा बहन तो जगह जगह जाकर प्रोटेस्ट करती थी, जैसे अभी स्मृति जी करती है। शायद उनकी स्मृति पटलों पर अब वो चिन्हित नहीं होगा। मुझे आज उम्मीद थी कि सुधांशु जी कम से कम देश की जनता आहत होती है। जब आप महंगाई को इस तरीके से डिफेंड करते हैं ना, तो देश की जनता आहत होती है। ये प्रचंड बहुमत आपको किस लिए दिया? और आप कांग्रेस शासन की बात करते हैं। कांग्रेस शासन ने क्या किया? 84 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया तो कांग्रेस शासन ने दिया। 15 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार दिया तो कांग्रेस शासन ने दिया। 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को वन में रहने का और आजीविका का अधिकार दिया। ये सारी चीजें कांग्रेस ने की, लेकिन 2014 में वोट किसको पड़े? आप ये बात समझिए ना अभय जी। और अब बार बार संस्थानों पर सवाल उठाकर देश के प्रधानमंत्री को हिटलर से कंपेयर करके आप पहले चाय वाले से कर चुके हैं, और क्या उसका नतीजा था वो आपने देखा है। सुधांशु जी, वक्त की कमी है, लेकिन आखिरी 10 सेकंड में आपको देती हूँ। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा सब्सिडाइज सिलेंडर अक्टूबर 2014 बाद सब्सिडी खत्म, और हिटलर से तुलना की, वहां तक तो ठीक है। इनके नेता ने तो हिटलर की मौत की कामना कर दी। अक्टूबर 14 में आपकी सरकार थी हिटलर जैसे, और वो कहने वाले छोटे मोटे नहीं थे। अक्टूबर 14 में आपकी सरकार हमने थी। कभी इंदिरा जी के लिए मौत की कामना नहीं की, चाहे उस जमाने में जब इमरजेंसी लगी तभी हमने किसी प्रधानमंत्री की मौत की कामना और मौत के प्रकार। अभय जी एक तारीख बता रहे हैं, अक्टूबर 2014 में आपकी सरकार थी, किसी और की नहीं। अक्टूबर 2014 में जो खत्म की वो आपकी सरकार थी, जो आज तक चली आ रही है। अरे मान्यवर, क्या बात कर रहे हैं? 1 जनवरी 1995 के WTO के एग्रीमेंट के तहत अक्टूबर 2010 में पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म हो रही थी, अक्टूबर 2014 में डीजल पे। इतनी तो उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, मजाक की हद होती है भाई। WTO के एग्रीमेंट की तरह खत्म हुई। देखिए मुझे, अरे साहब, आप डायनेमिक मजाक नहीं बनाना चाहिए। गलत। अरे डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी आप देख रहे हैं ना, बहस बहुत शानदार रही है। हाँ, वक्त की कमी है। और सुधांशु जी से मेरा वादा था, सुधांशु जी से भी मेरा वादा था कि 45 पर जो है इस बहस को किसी तरीके से रोका जाएगा, क्योंकि आप दोनों के प्रायर कमिटमेंट्स थे, आप दोनों रिक्वेस्ट पर आए। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभय जी आपका भी, सुधांशु जी आपका भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।